Hello everyone, I Satyapriya Dwivedi welcome you to Graduate Yourself. I am student of University of Allahabad. क्योंकि हमारे क्षेत्र और देश की राज्य भाषा हिंदी है, इसलिए हमारी टीम की कोशिश रहेगी हमेशा कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हमारी वीडियो उपयोगी साबित हो और जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छा आंसर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लिख सकें. So, in the name of teachers who given me the knowledge which I am sharing to you, I am going to start the topic Unification of Germany. The books through the knowledge of which I am going to deliver my lecture are World History by Jan and Mathur. The second book is World Civilization by E.M. Burns. English medium students can directly read the sentences and the points which are shown here on their screen, and you all can concentrate what I am explaining in the lecture. So let's start Unification of Germany. Germany नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक पीसफुल नेशन है. पीसफुल मीन्स शांति प्रिय, और ये सेंट्रल ऑफ यूरोप में सिचुएटेड है. वर्ल्ड मैप में देखें अगर तो फ्रांस और पोलैंड के बीच में आपको एक लाइट ग्रीन कलर का नेशन दिख रहा होगा. इसको ही मॉडर्न जर्मनी कहते हैं. पर जिस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम बात कर रहे हैं वो ये ग्रीन कलर वाला एरिया है. और यहाँ पे है जर्मनी का पॉलिटिकल मैप, जिसमें कि ऑस्ट्रिया साउथ में है और प्रशिया नॉर्थ में है. यही दोनों स्टेट्स जर्मनी के सबसे बड़े स्टेट्स कहे जाते थे. नाउ लेट्स मूव टू लेक्चर. यूनिफिकेशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं: कल्चरल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन, सोशल यूनिफिकेशन और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन. ये 4 यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री को यूनिफाइड कंट्री बनाने के लिए. अगर आप इंडिया के रेफरेंस में भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले कल्चरल यूनिफिकेशन हुआ, जो 1857 का रिवॉल्ट था, वो कल्चरल यूनिफिकेशन था. फिर उसके बाद इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन कैसे आया, जब जमींदारी के विरुद्ध और जंगलों के विरुद्ध, मीन्स कि जो छत्तीसगढ़ और बस्तर के रिवॉल्ट्स थे, मीन्स जंगलों पे जो अंग्रेज अपना अधिग्रहण कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे उसको. तो एक तरीके से इकोनॉमिकली भी इंडिया जागरूक हुआ, बायकॉट करने लगा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को. और सोशल यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए तो सोशल यूनिफिकेशन भी हुआ. पॉलिटिकल यूनिफिकेशन लास्ट स्टेप था, जिसमें बाउंड्रीज खींची गई. इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ और इंडिया एक अलग से इंडिपेंडेंट नेशन बना. आइए जानते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है. बिगिनिंग ऑफ यूनिफिकेशन. नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि फ्रांस का एक महान शासक था, उसने जर्मनी पर अटैक किया और उसके 300 स्टेट्स जीत लिए. स्टेट्स जीतने के बाद उसने 39 स्टेट्स में जर्मनी को मर्ज कर दिया, और जिसमें प्रशिया और ऑस्ट्रिया 2 मेजर पावरफुल स्टेट्स उभर कर सामने आए. नेपोलियन के ही टाइम में ऑस्ट्रिया और प्रशिया को मिला के एक 16 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया गया, जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहा गया. और इसी कॉन्फेडरेशन से शुरुआत होती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की. मगर जब नेपोलियन वाटरलू की बैटल हार गया 1815 एडी में, तो उसके बाद एक कांग्रेस ऑफ वियना हुई 1815 में ही नेपोलियन के हारने के बाद, जिसमें ऑस्ट्रिया को मोस्ट पावरफुल स्टेट बनाया गया और ये कहा गया कि जो भी यूनिफिकेशन होगी जर्मनी की, उसमें ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ये बात प्रशिया के किंग को अच्छी नहीं लगी और वो कॉन्फेडरेशन से अलग हो गए, जिससे कि वो कॉन्फेडरेशन टूट गया. अब आइए ध्यान देते हैं कि कल्चरल यूनिफिकेशन की शुरुआत कैसे हो रही है. जर्मनी में एक स्क्रिप्ट मिलती है, पुरानी स्क्रिप्ट, जो कि बताती है कि जर्मनी रोमन एम्पायर से कनेक्टेड था. इट मीन्स कि जर्मनी रोमन एम्पायर का पार्ट था. तो अब यहाँ से क्या होता है कि लोगों को इमोशनल एक रूट मिलता है कि हम सभी एक हैं, मीन्स कि हमारी हिस्ट्री एक है, हमारा कल्चर एक है और हम सभी ग्रेट रोमन एम्पायर के पार्ट हैं. तो इसलिए जो हम अलग अलग डिवाइड होकर लड़ रहे हैं, उस लड़ने का कोई मतलब नहीं है. और इस तरीके से पीपल कल्चरली
एक दूसरे के करीब आते हैं। उस समय जर्मन के थिंकर सोसाइटी में बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, जिसमें से 3 मेजर फिलोसफर या 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स थे, जिसमें एक थे हर्डर, दूसरे फिचर, तीसरे हैगल। तीनों ने अपनी-अपनी थियरीज़ दी, जिसमें कि हर्डर ने कहा कि उन्होंने नेशनलिज्म की बात की और बायकॉट करने के लिए कहा फ्रेंच गुड्स को। जैसे गांधी जी ने बायकॉट करने के लिए कहा था ब्रिटिश गुड्स को, और नेशनलिज्म की फीलिंग उन्होंने जगाई। फिचर ने क्या किया, जर्मन लैंग्वेज एंड कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जर्मन्स के अंदर। और हेगल ने क्या किया, हेगल बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हेगल की थ्योरी से ज़रूर परिचित होंगे, ज़रूर आप उनको जानते होंगे। उन्होंने स्टेट्स की मीनिंग को इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कैसे बिल्ड की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स बिना हेगल को पढ़े अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, ये बहुत ही मुश्किल बात है, या मीन्स असंभव सी बात है। अब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो जब कल्चरली ये लोग यूनिफाइड होने की शुरुआत कर चुके थे, जब ये क्रिश्चियनिटी के थ्रू अपने आप को कल्चरली एक कर रहे थे, तब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कैसे हुआ, आइए इस पे चर्चा करते हैं। शुरुआत में तो जर्मनी पूरी तरीके से फ्रांस के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब जर्मन यूनाइट हुआ और कल्चरली यूनाइट हुआ, तो लोगों को लगा कि अब हमको खुद के ही प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, जिसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना। जैसे कि हमारे पीएम इस समय आत्मनिर्भर इंडिया की बात सोच रहे हैं, तो उसी तरीके से उस टाइम जर्मनी में भी आत्मनिर्भरता की बात सोची गई और एक टैक्स फ्री नेशन या टैक्स फ्री स्टेट बनाने की कोशिश की गई। ज्वेलरीन की शुरुआत 1834 में हुई। आप ज्वेलरीन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम में इंडिया में जीएसटी है। मीन्स ये एक लॉ है जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि वो नेशन टैक्स फ्री है। मीन्स वहाँ पे आपस में स्टेट्स में ट्रेड करने के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिससे कि ट्रेडर्स भी मोटिवेट हुए कि वो ट्रेड करने के इच्छुक हुए, क्योंकि जहाँ पे ट्रेड में टैक्स नहीं लगता है वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा अच्छे वे में आगे बढ़ता है। तो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ज्वेलरीन नाम का लॉ लाया गया, जिससे कि ट्रेडिंग में हेल्प हुई और जर्मनी को इकोनॉमिकली यूनिफाइड करने के लिए आगे भी काम किए गए। जैसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, रेलवेज़ बनाई गई, और रेलवेज़ जैसा कि इंडिया की लाइफलाइन है, उस समय जर्मनी की भी लाइफलाइन थी और उसने जर्मनी को यूनिफाइड करने में एक मेजर रोल प्ले किया। आइए अब जानते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसा बिहेव कर रही थी जर्मनी की। एक्चुअली जो जर्मन सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑस्ट्रिया जो सदर्न जर्मनी का इम्पोर्टेंट स्टेट है, वहाँ पे कैथोलिक चर्च है, वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और जो प्रशिया है, जो नदर्न जर्मनी है, वहाँ प्रोटेस्टेंट चर्च है, वहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। कैथोलिक कंजर्वेटिव होते थे बाय थिंकिंग, बाय देयर थॉट्स। उनके लिए पोप और बाइबल यही 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। कैथोलिक मतलब होता है कि जो रूढ़वादी सोच के होते हैं, मीन्स कि जो पुरानी चीज़ें जैसी लिखी गई हैं वही सच हैं, उसके अलावा कोई भी चेंज अगर उसमें किया जाए तो वो झूठी मानी जाएगी। और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, रिलीजन या बिलीव्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर जब इकोनॉमिकली यूनिफिकेशन शुरू हो चुका था, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस बीच लोगों के बीच में आपस में मेलजोल बहुत बढ़ा, आपस में वो लोग मिलना जुलना शुरू किए। ट्रेडर से एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। प्रशिया का ट्रेडर ऑस्ट्रिया जाता था, ऑस्ट्रिया का ट्रेडर ट्रेड करने के लिए प्रशिया आता था। तो आपस में एक दूसरे से कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुए और लोगों ने एक दूसरे को जाना, जिससे कि सोशल यूनिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उनका होने लगा। उसी टाइम पे कांग्रेस ऑफ फ्रैंकफर्ट हुई और उस कांग्रेस के एग्रीमेंट्स को प्रशियन किंग विलियम वन ने
मानने से मना कर दिया, जिससे कि वो कांग्रेस ऑफ फ्रैंकफर्ट फेल हो गई। कांग्रेस ऑफ फ्रैंकफर्ट के फेलियर होने के बाद प्रशिया के किंग विलियम वन ने ओटो वन बिस्मार्क को चांसलर ऑफ जर्मनी बनाया और बिस्मार्क को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो जर्मनी को यूनाइट करे। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द स्टोरी ऑफ बिस्मार्क एंड व्हाट वाज हिज रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Here it is given the famous speech of Bismarck. बिस्मार्क के स्पीच का मतलब है कि अभी तक भाषणों के द्वारा ही जर्मनी की यूनिफिकेशन की बातें की जाती थी, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना और कांग्रेस ऑफ फ्रैंकफर्ट, पर दोनों ही फेल हो गईं। तो अब बिस्मार्क पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं और पावर पॉलिटिक्स में अनडाउटेबली प्रशिया ज़्यादा पावरफुल था और किसी स्टेट से, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो या जर्मनी का कोई और भी स्टेट क्यों ना हो। रशिया के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, तो इसलिए प्रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट है जर्मनी का। तो इसलिए आने वाले टाइम में प्रशिया ही जर्मनी को कंट्रोल करेगा, ऐसा कहना बिस्मार्क का था। बिस्मार्क का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, सोशलिस्ट थे, तो सभी को उनके नीड के अकॉर्डिंग उनकी नीड को पूरा करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था बिस्मार्क के लिए। तो उसने जो है इसको भी अपने बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से पूरा किया। अब जब सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ चुका था बिस्मार्क का, तो बिस्मार्क ने अब मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। तो जो डेनमार्क पे सबसे पहला मिलिट्री अटैक किया उसने अपने साथ ऑस्ट्रिया को भी इनवाइट किया कि चलो चलकर डेनमार्क पे अटैक करें और वहाँ से 2 जर्मन बोलने वाले शहरों को कैप्चर करें, जो कि हमारे ही जर्मन कल्चर से रिलेटेड हैं वो शहर, और डेनमार्क उन पे ज़बरदस्ती रूल कर रहा है। ऐसी कुछ बातें करके ऑस्ट्रिया के किंग का सपोर्ट उसने लिया और फिर दोनों आर्मी जो है वो डेनमार्क के ऊपर अटैक करती है और जीतते हैं। जीतने के बाद होलोस्टीन और स्लेस्विक, ये 2 शहर ये जर्मन अपने अंडर में लेते हैं, जिसमें कि प्रशिया स्लेस्विक पर कंट्रोल करता है और ऑस्ट्रिया होलोस्टीन पर। स्लेस्विक और होलोस्टीन को डेनमार्क से कैप्चर करने के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया। ऑस्ट्रिया पर अटैक करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि बिना ऑस्ट्रिया के एक यूनाइट जर्मन एम्पायर नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता था। इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर अटैक करके उसको 7 वीक्स में जीत लिया। इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑस्ट्रिया के लोग थे अब वो बिस्मार्क से नफरत करने लगे थे। फोर्सफुली उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा तो किया, पर वहाँ के लोग उसका सपोर्ट नहीं करते थे बल्कि उससे हेट करते थे, और ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए एक दूसरा बड़ा चैलेंज बन गया कि अब ऑस्ट्रिया के लोगों को समझाया कैसे जाए और उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप की जाए। इसके लिए बिस्मार्क ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया और उसने फ्रांस पर अटैक करने की तैयारी कर ली और ऐसी सिचुएशन डेवलप की जिससे कि सदर्न जर्मनी के लोग, मतलब ऑस्ट्रिया के लोगों को ये लगने लगा कि फ्रांस उन पर अटैक कर देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वो बिस्मार्क से सपोर्ट मांगने के लिए, प्रोटेक्शन मांगने के लिए आगे बढ़े। एक तरफ फ्रांस के ऊपर अटैक की तैयारियां हो रही थीं, तो दूसरी तरफ अपने सोल्जर्स के सपोर्ट में लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी। इस तरह पर्शिया का पूरी तरीके से जर्मनी के ऊपर अब कंट्रोल हो चुका था। बिस्मार्क के अंडर जर्मनी ने नेपोलियन थर्ड, जो कि फ्रांस का किंग था, उसको बुरी तरीके से हराया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ फ्रांस। बिस्मार्क ने फ्रांस को बुरी तरीके से हराने के बाद उसके शहर एल्सेस और लॉरेंस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस को 5 बिलियन फ्रैंक का कर्ज चढ़ा दिया। फ्रांस के 2 इम्पॉर्टेंट शहरों पर भी कैप्चर कर लिया
और इकोनॉमिकली भी फ्रांस को बहुत वीक कर दिया। बिस्मार्क ने एक प्रॉपर और प्लान्ड वे में ये वॉर लड़ी थी। उसने और एक और कंडीशन ऐसी बना दी कि फ्रांस चाहते हुए भी ऑस्ट्रिया की हेल्प ना कर पाए। ऑस्ट्रिया को मजबूर कर दिया प्रशिया की शरण में आने के लिए। मीन्स कि ऑस्ट्रिया को प्रशिया के पास आकर उनसे हेल्प और शेल्टर मांगना पड़ा। तो पावर पॉलिटिक्स के इस रियल मास्टर को, जिसका नाम ओटो वन बिस्मार्क था, इसको जर्मन एम्पायर का या यूनिफाइड जर्मनी का पहला वाइस चांसलर माना जाता है और फाउंडर माना जाता है। 1871 से लेके 1890 तक ये चांसलर रहे जर्मनी के और इनको आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रांस की जो दुर्गति बिस्मार्क ने की, फ्रांस के लोग उसको याद करते थे और बिस्मार्क से बहुत नफरत करने लगे, जर्मनी से बहुत नफरत करने लगे और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जिसमें जर्मनी ने हार का मुंह देखा और फ्रांस का बदला पूरा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी का फ्रांस के ऊपर अटैक और फ्रांस के लोगों में जर्मन्स के लिए बढ़ती हुई घृणा वर्ल्ड वॉर 1 का एक इम्पॉर्टेंट कारण था। So in this way I have completed my topic. If you have any further query regarding the topic you can comment. उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। Keep supporting, keep sharing our content and take care of yourself.